नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12 नवंबर का करंट अफेयर। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर में क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपका ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है केरल और डी ऑप्शन है हरियाणा। चलो देखते हैं क्या है इसमें। हमारे जो केंद्रीय मंत्री है ना, केंद्रीय मंत्री जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, इन्होंने क्या करा है कि भारत के पहले जीव विज्ञान डेटा भंडारण का उद्घाटन करा है। भारत का पहला है, भारत का पहला जीव विज्ञान, भारत का पहला जीव विज्ञान डेटा भंडारण, जीव विज्ञान डेटा भंडारण। ठीक है। और क्या करा है, इसकी जो डेटा स्टोरेज वो होगी ना क्षमता, वो होगी 4 पेटाबाइट, 4 पेटाबाइट्स। और क्या चीज़ है इसमें, और क्या गया है कि ब्रह्मा 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 नाम का क्या है इसमें, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा, परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा है इसमें। उद्घाटन कहाँ करा है इसका, उद्घाटन करा है आपका हरियाणा में। और हरियाणा में भी कहाँ, हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद, NCR में आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है हरियाणा, हरियाणा के फरीदाबाद में किया है। ये भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर है IBDC, जिसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, इन्होंने किया है हरियाणा के फरीदाबाद में। और भारत का पहला जीव विज्ञान डेटा भंडारण है। इसकी डेटा स्टोरेज जो क्षमता है वो है 4 पेटाबाइट्स। और इसमें ब्रह्मा नाम का एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें, एक तो हरियाणा फरीदाबाद ध्यान रखना, और भारत का पहला है। इसकी जो डेटा स्टोरेज क्षमता है वो है 4 पेटाबाइट्स, और ब्रह्मा नाम का इसमें हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इसमें सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को कितने वर्षों में एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है? तो पहला ऑप्शन है आपका 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है आपका 10 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है आपका 20 वर्ष और चौथा ऑप्शन है आपका 25 वर्ष। अभी क्या करा गया है कि जो हमारा आधार नियमों में संशोधन करा गया है, इनमें करा गया है, क्या कहा गया है कि जब आप आधार बनवाएंगे, आधार नामांकन जब आप करवाएंगे, आधार नामांकन, तो उसके कुछ समय बाद आपको एक बार अपने डाटा को फिर से अपडेट कराने की आवश्यकता पड़ेगी। तो सवाल में यही पूछा गया कि कितने वर्ष है, तो इसका सही उत्तर है बेटा 10 वर्ष। ठीक है भाइयों, 10 वर्ष इसका उत्तर है। 10 वर्ष बाद मतलब जब आप अपने आधार में नामांकन करवाएंगे, आधार बनवाने जाएंगे, आपका नामांकन होगा, तो उसके
कम से कम 10 वर्ष बाद आपको एक बार अपने डाटा को अपडेट कराने की आवश्यकता पड़ेगी। ये आधार नियमों में नए संशोधन हुआ है जिसके अनुसार 10 वर्ष के बाद आपको अपने आधार के डाटा में अपडेट कराना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? पहला ऑप्शन है आपका प्रशासन, दूसरा ऑप्शन है आपका खेल, तीसरा ऑप्शन है आपका साहित्य और चौथा ऑप्शन है आपका संस्कृति। ये है क्या? जो बिहारी पुरस्कार है ये दिया जाता है राजस्थानी कोई भी लेखक हो, राजस्थानी कोई भी लेखक, राजस्थानी होना चाहिए, राजस्थानी लेखक, और उसने क्या किया हो, या तो राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी भाषा या फिर हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में कोई उत्कृष्ट कार्य किया हो। तो इसका सही उत्तर है आपका साहित्य में दिया जाता है। राजस्थानी लेखक होना चाहिए। और दिया किसके द्वारा जाता है? इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। 1991 में के बिरला फाउंडेशन है, एक के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। तो इस बार 31वां और 32वां दो पुरस्कार दिए गए। तो 31वां किसे दिया गया भाइयों? 31वां दिया गया है जिनका नाम है आपका क्या? मधु कांकरिया। 31वां दिया है मधु कांकरिया को, मधु कांकरिया। ठीक है, ठीक है भाइयों। और 32वां किसे दिया गया है? 32वां आपका दिया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा, माधव हाड़ा, डॉक्टर माधव हाड़ा, माधव हाड़ा, इन्हें 32वां दिया गया। तो इसमें 31वां मधु कांकरिया को दिया गया, 32वां डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। राजस्थानी लेखक होना चाहिए, राजस्थानी भाषा या फिर हिंदी भाषा, दो भाषाओं में, इनमें से किसी एक भाषा में लेखक ने उत्कृष्ट कार्य किया हो। और 1991 में से के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। इस बार 31वां मिला है मधु कांकरिया को और 32वां मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को। ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक सेवा प्रसारण दिवस किस नेता की ऑल इंडिया रेडियो की यात्रा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, चौथा ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू। हुआ क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद जो प्रतिस्थापित लोग थे, कुछ लोग क्या हुआ कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से आके बस गए थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से आके बस गए थे। तो एक उस टाइम पे बहुत प्रसिद्ध नेता थे, मतलब कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने पहली बार इसमें ऑल इंडिया रेडियो में जाके उन लोगों को संबोधित किया था और उनका नाम था क्या? महात्मा गांधी। तो लोक सेवा प्रसारण दिवस ऑल इंडिया रेडियो की यात्रा के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने जाकर यहाँ से संबोधन किया था उन लोगों को जो विभाजन के टाइम पे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रतिस्थापित होकर अस्थायी रूप से बस गए थे। उन लोगों को संबोधित किया था ऑल इंडिया रेडियो से। तो उनकी यात्रा के उपलक्ष्य में ये लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की। और ये मनाया किस तारीख को जाता है? ये हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है, नवंबर को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है? पहला ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आपका उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है आपका केरल, चौथा ऑप्शन है आपका कर्नाटक। तो बाजरा दिवस मनाया कब जाता है ये देख लेते हैं। बाजरा दिवस हर वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है, 10 नवंबर को, ठीक है। इस बार इसका सही उत्तर उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व उपयोगिता दिवस, वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे 2022 की थीम क्या है? ये जो विश्व उपयोगिता दिवस है ना, आपका पहला ऑप्शन है अवर हेल्थ, दूसरा ऑप्शन है मेक थिंग्स इजियर, तीसरा ऑप्शन है बेटर डिजाइन और चौथा ऑप्शन है इंक्लूसिविटी, ठीक है। होता क्या है ये देख लेते हैं। हर साल क्या है, नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को, नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को, डेट कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, हो गुरुवार को ये विश्व उपयोगिता दिवस पूरा विश्व मनाता है, ठीक है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम थी आवर हेल्थ, तो इसका सही उत्तर है आवर हेल्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्निलेट दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? पहला ऑप्शन है आपका पिक्सेल, दूसरा ऑप्शन है अग्निकुल ब्रह्मांड, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव एरोस्पेस और चौथा ऑप्शन है आपका शक्ति। तो इसका एक भारतीय स्टार्टअप है, भारतीय स्टार्टअप है, भारतीय स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है अग्निकुल ब्रह्मांड, अग्निकुल ब्रह्मांड, भारत बेस है अग्निकुल ब्रह्मांड। इसने क्या करा है, दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया और ये अभी इसरो के पास है, इसरो में इसका परीक्षण चल रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अग्निकुल ब्रह्मांड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है आपका PV सिंधु, ऑप्शन बी है आपका मैरी कॉम, ऑप्शन सी है आपका विराट कोहली और ऑप्शन डी है आपका नीरज चोपड़ा। तो इसका सही उत्तर है भाई साहब नीरज चोपड़ा। हमारे जेवलिन मैन बोला जाते हैं, उन्होंने अभी जो ओलंपिक हुए थे ना, ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल लेकर आए थे, गोल्ड मेडल। तो स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा इन्हें क्या करा गया है? फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया है भारत और स्विट्जरलैंड के बीच। तो इसका सही उत्तर है आपका नीरज चोपड़ा जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आपका उड़ीसा, ऑप्शन डी है आपका हरियाणा। तो इसका सही उत्तर बताओ क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किस राज्य को किया गया? तो इसका सही उत्तर आपको मैं बता देता हूँ, हरियाणा है। हरियाणा को 2022 के लिए एग्री बिजनेस अवार्ड की सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में नवाजा गया है और इसका सही उत्तर है आपका हरियाणा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तूफान और तूफानी जो हाल ही में रिलीज हुए
किस खेल ओब्लिक पहल के शुभांकर है? मतलब शुभांकर का मतलब समझ लेते हैं पहले। शुभांकर क्या होता है कि शुभांकर जब भी कोई गेम स्टार्ट होते तो उससे पहले उसका एक चिन्ह डिक्लेयर करा जाता है, उसे बोलते हैं हम क्या, शुभांकर उस गेम का। जैसे ओलंपिक का शुभांकर होता है, एशियन गेम का अलग शुभांकर होता है, चैंपियन इसका कॉमनवेल्थ का आपका अलग शुभांकर होता है। तो हर साल ये चेंज होते रहते हैं चिन्ह। तो इसका पहला ऑप्शन है खेलो इंडिया गेम्स, दूसरा ऑप्शन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, और तीसरा ऑप्शन है फिट इंडिया स्कूल वीक पहल, और चौथा ऑप्शन है आपका नेशनल गेम 2022। तो तूफान और तूफानी को हमारी 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जी ने, भाइयों पीवी सिंधु जी ने तूफान और तूफानी शुभांकर को रिलीज किया है। और ये किससे संबंधित है? ये फिट इंडिया स्कूल वीक पहल से। तो इसका सही उत्तर क्या है? फिट इंडिया स्कूल वीक पहल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीएसएनएल को भारत में 4G सेवाएं लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सौदे को मंजूरी मिली है? ये देखो आप, कितनी विडंबना है देश की कि एक सरकारी कंपनी होने के बाद, एक बड़ी कंपनी होने के बाद, वो अब अपनी बीएसएनएल की 4G सेवा लॉन्च करने की मंजूरी मिली है। और प्राइवेट कंपनियां भारत में 5G लॉन्च कर चुकी हैं ऑलरेडी। एयरटेल, रिलायंस, आपके ये अंबानी साहब, और यह जिसमें लगभग हजारों लोगों को, हजारों के लाखों लोगों को सरकारी रोजगार देती है ये हमारी बीएसएनएल कंपनी। ये बेचारी अब करेगी 4G सेवा लॉन्च। तो इसका ऑप्शन है आपका मेटा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सैमसंग, सी ऑप्शन है आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और डी ऑप्शन है आपका एप्पल। तो इसका सही उत्तर बताता हूं मैं। बीएसएनएल ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ एक सौदा किया है जिसमें वो अपनी 4G सेवाएं लॉन्च करेगा, और उम्मीद है कि दिसंबर 2022 या फिर जनवरी 2023 में बीएसएनएल अपनी 4G सेवाएं लॉन्च कर देगा। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ, टीसीएस के साथ क्या किया है? बीएसएनएल ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की थीम क्या है? पहला ऑप्शन है आपका चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, दूसरा ऑप्शन है एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है आपका सेपिंग कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है आपका कल्चर एंड एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भाइयों, ये हमारे आज़ाद भारत के, मतलब स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, जिनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जिन्होंने क्या करा, जो आज हम देखते हैं ना यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, इन सब की स्थापना में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। तो ये उनकी जयंती मनाने के लिए, मौलाना अबुल कलाम जी की जयंती मनाने के लिए कब होती है उनकी जयंती? ये होती है आपकी 11 नवंबर को। 11 नवंबर को उनकी जयंती होती है। तो
भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम जी की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को हर साल। और इस बार की जो थीम थी, वो थीम, इसका सही आंसर है चेंजिंग कोर्स, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। कोर्सों में बदलाव करो और एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करो, ये इस साल की थीम थी भारत राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2022 की। इसमें याद रख लेना, पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, जिन्होंने यूजीसी और एआईसीटी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उनकी जयंती मनाने के लिए, उनकी जयंती मनाई कब जाती है? 11 नवंबर को। तो ये शुरुआत करी गई थी 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लेना। इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्था ने 2022 ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट जारी की है? पहला ऑप्शन है आपका यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बी है यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। और सी ऑप्शन है आपका ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। और डी ऑप्शन है आपका FAO। हुआ क्या है अभी, ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट जो है, या ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट में, इसमें ये कहा गया है कि 2022 में जो वैश्विक CO2 उत्सर्जन होगा वो लगभग 40.5 GT CO2 से अधिक होगा। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। क्या कि 2022 में CO2, वैश्विक CO2 में का जो उत्सर्जन होगा वो लगभग 40.5 GT CO2 से अधिक होगा। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। ये उत्तर आपका सही है इसका, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी की है इन्होंने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 अधिसूचित किए हैं? पहला ऑप्शन है आपका गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और चौथा ऑप्शन है आपका ऊर्जा मंत्रालय। तो ये नियम लागू कब से होंगे? ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। 1 अप्रैल से लागू होंगे ये नियम। ठीक है, 1 अप्रैल से ये नियम होंगे लागू। और किस मंत्रालय ने करा है ये करा है आपका पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका बी ऑप्शन सही है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्थान ने ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 जारी की है? संस्थान तो देखते हैं बाद में। इसका पहला ऑप्शन है WHO, बी ऑप्शन है आपका UNEP, सी ऑप्शन है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, और डी ऑप्शन है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो देख लेते हैं क्या है इस रिपोर्ट में। ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 में देखते हैं क्या है। इसमें क्या कहा गया है कि 2021 में लगभग 141 बिलियन डॉलर की, 141 बिलियन डॉलर, देख रहे हो कितना बड़ा अमाउंट है, बिलियन डॉलर की जो वैक्सीन थी उनकी बिक्री हुई है। और लगभग 16 बिलियन वैक्सीन बिकी है, मतलब इनकी आपूर्ति करी गई है। बिलियन वैक्सीन की आपूर्ति, इसकी आपूर्ति करी, सप्लाई करी गई है। और ये सर्वे किसने लॉन्च किया है? ये सर्वे लॉन्च किया है, इसका सही उत्तर है आपका WHO ने। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO ने ये वो करी है, पब्लिश करी है रिपोर्ट, और इसका नाम है ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022। इसमें कहा क्या गया कि 2021 में कोविड की वजह से जो महामारी फैली थी उसमें 14 बिलियन
$141 बिलियन की वैक्सीन की बिक्री हुई है और लगभग 16 बिलियन वैक्सीन की डोज सप्लाई करी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजी लॉकर किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक दस्तावेज विनिमय मंच है? इसका पहला ऑप्शन है आपका गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है आपका विदेश मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है इसका शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जो डिजी लॉकर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें आप अपने दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से अपने फ़ोन में डिजी लॉकर के माध्यम से सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, मतलब जो भी आपके दस्तावेज हैं उन्हें आप सुरक्षित रूप से डिजी लॉकर में रख सकते हैं। और ये मंत्रालय के अधीन आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मैसूर और किस शहर को जोड़ती है? चेन्नई पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है आपका कोच्चि, चौथा ऑप्शन है आपका विजयवाड़ा। अभी क्या हुआ, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या किया गया कि भारत की पांचवी वंदे भारत ट्रेन को मैसूर से हरी झंडी दिखाई, नरेंद्र मोदी जी ने। भारत की पांचवी है, लेकिन ये दक्षिण भारत की पहली थी। साउथ इंडिया की अगर देखा जाए तो पहली ट्रेन थी ये वंदे भारत, लेकिन भारत की पांचवी थी। मैसूर से हरी झंडी दिखाई और किस किस राज्य को मतलब मैसूर के साथ ये किस शहर को जोड़ेगी? तो इसका सही उत्तर है आपका क्या, चेन्नई को जोड़ेगी। मैसूर और चेन्नई के मध्य चलेगी ये। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और भारत की थी ये पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य ने आरक्षण को 70% तक बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है आपका हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश। अभी क्या हुआ, हाल ही में इनमें से किसी एक राज्य के रिजर्वेशन एक्ट 2001 का है। इनमें से जो हमारे चार ऑप्शन हैं इनमें से किसी एक राज्य का है। उत्तर में अंत में बताऊंगा अभी आपको। रिजर्वेशन एक्ट है 2001 का। उसमें क्या क्या करा गया, उस राज्य की विधानसभा ने रिजर्वेशन एक्ट 2001 में संशोधन करा और संशोधन करके उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ SC, ST, OBC और BC और EWS लोग हैं, उन्हें अब तक 60% आरक्षण ये राज्य सरकार देती थी, अब तक 60% आरक्षण देती थी। तो इस संशोधन में इन्होंने क्या करा, इस 60% को बढ़ाकर कर दिया 77%। रिजर्वेशन एक्ट 2001 में संशोधन करके SC, ST, OBC, BC, EWC को अब तक ही 60% था आरक्षण टोटल, ये मिला के इन्होंने इसमें संशोधन करके अब इस रिजर्वेशन को कर दिया 77%। तो किस राज्य ने करा है? इसका सही उत्तर है आपका झारखंड ने। तो झारखंड रिजर्वेशन एक्ट 2001 में SC, ST, OBC, BC, EWC के आरक्षण को 60% से बढ़ाकर 77% कर दिया गया। झारखंड राज्य की विधानसभा ने इस विधेयक में संशोधन कर दिया है और 77% आरक्षण करने का टारगेट रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रीन एनर्जी ओपन एसेस पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आपका ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन डी है आपका गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर बताओ आप, क्या है इसका सही उत्तर? चलो मैं बता देता हूँ, तुम्हें नहीं पता था। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रीन एनर्जी ओपन एसेस पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, इसे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में नजर आने वाली, एक तो है आपकी लवलीना, दूसरी है आपकी स्वीटी बुरा, कौन सा खेल खेलती है? ऑप्शन ए है आपका बॉक्सिंग, ऑप्शन बी है आपका टेनिस, ऑप्शन सी है आपका टेबल टेनिस, ऑप्शन डी है आपका बैडमिंटन। अभी ये दोनों क्या कर कर लेकर आई हैं? स्वर्ण पदक लेकर आई हैं, स्वर्ण पदक। मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था क्या, IBA और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, BFI। तो ये बॉक्सिंग खेलती है, बॉक्सिंग में ये लेकर आई हैं स्वर्ण पदक। ठीक है भाइयों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, ताकि हमें ऊर्जा मिल सके रोज़ नई वीडियो बनाने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है।